पेन लेके बैठ जाइए क्लास में, और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ठीक है, उन सबको आप नोट करते हुए चलेंगे, ताकि जो है सारी चीजें जो है सही से आप समझ पाए। तो आपको स्क्रीन सही दिख रही है, मैं फोकस एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि सर व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम बात करें कि वेक्टर क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, हम कहेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं सबसे पहले, और आगे बढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम कहेंगे अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी that has a sense of direction, that has a sense of direction and obeys the vector law, and obeys the vector law of addition। तो देखिए ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हो, यानी कि जो अपने आप में एक डायरेक्शन का सेंस रखती हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। साथ ही साथ ये जो वेक्टर के लॉज हैं उसको भी क्या करे, फॉलो करती हो। तो ये वेक्टर के लॉज क्या हैं ये तो हम जानेंगे अभी लेक्चर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हिंदी में आप विस्थापन कहते हैं, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है आपका, एक वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो प्यारे बच्चों, सिंपल सी अगर मैं बात करूं, अगर आप किसी को अपना एड्रेस बता रहे हैं, मान लीजिए कोई आपके फोन कॉल पे है और वो आपके घर आना चाहता है, ठीक है, तो आपने फोन कॉल पे उसे बताया कि भाई एक काम करो, जो अगला चौराहा आएगा वहां से बस 200 मीटर दूर रहता हूं। तो क्या वो आदमी आप तक पहुंच पाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब तक आप उसे नहीं बताओगे कि अगले चौराहे से 200 मीटर किस तरफ चलना है, तब तक ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। तो जरूरत हम लोगों को वेक्टर की क्यों पड़ी, या हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन का सेंस होता है और कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के साथ डायरेक्शन का सेंस नहीं होता, है ना। तो बेसिकली हम लोग सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि जब हम लोग जर्नल लाइफ में, यानी कि सामान्य जो हमारा जीवन है, जब हम उसमें देखते हैं कि किस क्वांटिटी के लिए किस चीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप आलू खरीदने जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई साहब 2 किलो आलू दे दीजिए, तो वहां पर डायरेक्शन के सेंस का कोई जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू एक्सप्रेस द डायरेक्शन, कि आप ये बोले कि 2 किलो आलू दे दीजिए नॉर्थ में, ठीक है, और एक काम कीजिए, एक पाव धनिया दे दीजिए साउथ में, ठीक है, और एक काम करना, 2 नींबू भी डाल देना नॉर्थ ईस्ट में। तो ये बोलना तो बहुत गलत है। हाँ, गलत भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम लोग डे टू डे लाइफ में फिजिकल क्वांटिटी के साथ काम करते हैं, तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें डायरेक्शन के सेंस की जरूरत होती है। आप ये कहो कि मान लीजिए स्कूल में बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, और किसी ने एक आके कहा कि सर इसने मुझे धक्का दिया, तो पहला सवाल रहेगा कि किस तरफ दिया, यानी कि वहीं पर आपको जरूरत पड़ गई किसकी, सेंस ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि डायरेक्शन की जब जरूरत पड़े, या जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़े, और साथ ही साथ वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करता हो, तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवाज सही नहीं आ रही है, आप जरा चेक करके बताएं, अब मेरी आवाज सही पहुंच रही है? आप चेक करके बता सकते हैं आप?
आई थिंक अब मच बेटर होगा पहले से। एम आई ऑडिएबल क्लियरली नाउ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अब वेक्टर की हमने बात कर ली कि वेक्टर क्या है, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि वेक्टर जो है फॉलो करे किसको, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बताएं आपको कि इलेक्ट्रिक करंट की अपनी एक कन्वेंशनल डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये एक क्या है, स्केलर है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक जीरो रैंक टेंसर है। टेंसर के बारे में बाद में बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगला सवाल यह है कि ज्योमेट्रिकली हम किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस एरो का ये जो शुरू वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम से तो इसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे टर्मिनल पॉइंट, यानी कि ये आपका अंतिम बिंदु हुआ, यानी कि यहीं पर वेक्टर खत्म हो रहा है, एंड हो रहा है। ये जो लेंथ है इसकी, इसका जो लेंथ है, वेक्टर का जो लेंथ है, इस एरो का जो लेंथ है, यानी कि इसकी जो लंबाई है, वो इसके मैग्नीट्यूड को बताएगी। किसको बताएगी, मैग्नीट्यूड को बताएगी। और ये जो तीर का निशान है, ये जो तीर का निशान है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग एरो हेड कहते हैं, एरो हेड कहते हैं। सो एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एरो हेड गिव्स द डायरेक्शन, एरोहेड्स गिव्स द डायरेक्शन, यानी कि जो तीर का निशान है, ये डायरेक्शन को बताता है कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर को हम लोग जो है ज्योमेट्रिकली एक एरो की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस एरो का जो बिगिनिंग पॉइंट है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और जो लास्ट वाला पॉइंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं। और इस एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बात बड़ी अच्छी हो गई। अगला है टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, सबसे पहला वेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को कुछ लोग नल वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। जीरो वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जीरो के ऊपर एक वेक्टर का साइन लगा दिया जाता है। तो जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर का मतलब है कि इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। एंड डायरेक्शन, और जो इसकी डायरेक्शन होती है इज आर्बिट्री, या डायरेक्शन इज, हम यह कह सकते हैं डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख सकता हूं, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ ऑब्जर्वर। तो देखिए जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर का सेंस, बहुत सारे बच्चे जीरो वेक्टर को बड़ा इग्नोर करते हैं, लेकिन जीरो वेक्टर इग्नोर नहीं करना है। जीरो वेक्टर बड़े कमाल का है। जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, जी हां ध्यान से समझिएगा, जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कंसाइड हो गए। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अगर बात करूं, देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर, अ बॉडी इज एट रेस्ट, अ बॉडी इज एट रेस्ट। अगर इस एक बॉडी रेस्ट में है, तो क्या हम इसकी वेलोसिटी को जीरो के ऊपर वेक्टर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी एक जीरो वेक्टर है। तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, कंसाइड हो गए।
अब इस लाइन पर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन आर्बिट्री है, इसका क्या मतलब है? आर्बिट्री का मतलब है ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसकी कुछ भी डायरेक्शन मान सकते हो। जैसे मान लेते हैं एक सांप है और एक सांप कुंडली मार के बैठा हुआ है इस तरह से, ठीक है, एक कुंडली मार के सांप बैठा हुआ है और चार पांच दोस्त जो है उसको देख रहे हैं। एक दोस्त कह रहा है कि देख 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 अभी थोड़ी देर बाद ना ये नॉर्थ डायरेक्शन में जाएगा, एक कह रहा है कि देख 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 ये ना साउथ डायरेक्शन में जाएगा, एक कह रहा है कि देख 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 ये नॉर्थ ईस्ट में जाएगा। भाई वो अभी रेस्ट में है, यानी कि उसका डिस्प्लेसमेंट एक जीरो वेक्टर है। अब आप उसकी डायरेक्शन को कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप कहें कि वो जीरो, उसका जो डिस्प्लेसमेंट जीरो है वो नॉर्थ की तरफ है, चाहे उस ये कह सकते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो साउथ की तरफ है, कुछ भी कह सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इस बात को ध्यान से, और जवाब देना अगर कोई पूछे कि जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, हिंदी में इसको शून्य सदिश कहा जाता है, तो इसकी डायरेक्शन जो है ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। तो ये बात याद रखिए प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चलते हैं, अगले टाइप ऑफ वेक्टर को मैं आपको बताता हूं कि अगले टाइप का वेक्टर क्या हो सकता है। तो सेकंड टाइप हम लोग ले रहे हैं वेक्टर का, और सेकंड टाइप में हम लोग ले रहे हैं क्या? पैरेलल वेक्टर्स नहीं, सबसे पहले हम लोग लेंगे इक्वल वेक्टर्स। चलो पैरेलल ही ले लेते हैं, जब हमने पैरेलल लिख ही दिया तो पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स, अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, मैंने कहा था कि इस कोर्स में मैं हिंदी लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको टर्म्स जो है बताता चलूंगा। तो पैरेलल वेक्टर को कहते हैं हिंदी में समानांतर सदिश। तो पैरेलल वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, ये देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ जो है, दोनों का डायरेक्शन क्या है यहाँ पर? सेम है, कॉमन डायरेक्शन है। आप देख सकते हैं जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए है उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी भी है, और आप ऐसा भी बना सकते हैं कि ये वेक्टर पी हुआ और ये वेक्टर आपका क्यू हुआ। तो आप देखिए पैरेलल का मतलब क्या हुआ? पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव अ कॉमन, और आप कह सकते हैं विच हैव द सेम डायरेक्शन, जिनका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। चलिए एक और मैं जनरल टाइप्स बताऊंगा आपको, कुछ कॉमन टाइप्स जिनका जरूरत आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, नंबर 3 पर होगा हमारा इक्वल वेक्टर्स। नंबर 3 पर होगा इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ? इक्वल वेक्टर, देखिए वेक्टर को तभी इक्वल कहा जा सकता है जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब अगर वेक्टर ए ये है और एक दूसरा वेक्टर है बी, दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम कहेंगे बोथ आर इक्वल वेक्टर्स। दोनों कैसे वेक्टर्स हैं? दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं। याद कीजिएगा, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली if they have same direction as well as the same magnitude। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर को बराबर तभी बोला जा सकता है, अदरवाइज दो वेक्टर को आप बराबर नहीं कह सकते। चलिए अब चलते हैं नंबर 4 पर, और फोर्थ केस में देखते हैं, ठीक है, कौन सा वेक्टर मेरे पास यहां पर है? फोर्थ में है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, किसी वेक्टर का नेगेटिव, किसी वेक्टर का नेगेटिव। नेगेटिव का क्या मतलब हुआ? मान लो कि ये जो ए है, ठीक है, ये ए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो साफ तौर पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ये जो तीर है ना, ये जो तीरवा है, इसकी लंबाई तो सेम है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन का सेंस बिल्कुल उल्टा है। तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, या आप कहोगे क्या कि वेक्टर ए माइनस इज इक्वल टू वेक्टर बी, मतलब माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए बी का नेगेटिव है या फिर बी ए का नेगेटिव है। तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, मतलब ए बी का नेगेटिव और बी ए का नेगेटिव। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है।
ये बात क्लियर होनी चाहिए, बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझ पा रहे हैं कि भाई नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का सेंस क्या है। चलिए एक और वेक्टर बताता हूं मैं आपको, बड़ा मजेदार है। और उस वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। और नंबर 5 पर हम लोग लेते हैं कोलीनियर वेक्टर्स। जी हाँ, इस बात को थोड़ा समझिए, कोलीनियर वेक्टर्स को समझिए थोड़ा सा, कि कोलीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो, कोलीनियर वेक्टर्स उनको कहते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं, ठीक है, जो एक ही लाइन पर होते हैं। ध्यान से समझिए, कोलीनियर का मतलब क्या हुआ, मैं एक यहां पर एक लाइन बना देता हूं इस तरह से सपोर्ट। अब इसी लाइन पर दो वेक्टर्स बना देते हैं, ठीक है, इसी लाइन पर दो वेक्टर्स बना देते हैं। तो पहला वेक्टर हम ये बना देते हैं, ये वेक्टर ए, पहला वेक्टर हम ये बना देते हैं। सो ये आपका वेक्टर ए हुआ। दूसरा वेक्टर हम यहां बना देते हैं, ये आपका वेक्टर बी हुआ। नो मैटर कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, लेकिन दोनों एक ही लाइन पर है, इसीलिए इनको कहा जाएगा क्या, कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इनको, कोलीनियर वेक्टर्स कहा जाएगा। नंबर 6 पे क्या आएगा, नंबर 6 पे बता दीजिए सर। नंबर 6 पे आएगा को इनिशियल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर आएगा, को इनिशियल वेक्टर्स। अब नाम से ही पता चल रहा है को इनिशियल, को का मतलब कॉमन, इनिशियल मतलब इनिशियल पॉइंट, यानी कि ये वेक्टर वो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। मतलब कुछ इस तरह से, इसी पॉइंट से ए स्टार्ट हुआ, इसी पॉइंट से ए स्टार्ट हुआ, और इसी पॉइंट से बी स्टार्ट हुआ, और इसी पॉइंट से आपका सी स्टार्ट हुआ। तो ए बी सी आप देख सकते हैं साफ तौर पर, तीनों के तीनों जो वेक्टर हैं वो सब के सब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसलिए इनका नाम हो जाएगा कौन सा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। कौन सा वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे, नंबर 7। नंबर 7 में आपको बता रहा हूं को टर्मिनल वेक्टर, या कुछ लोग इसको जो है को टर्मिनस भी कहते हैं, या आप सीधे सीधे इसको को टर्मिनल भी लिख सकते हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स। अब को टर्मिनल, को का मतलब कॉमन, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट, जो एंडिंग पॉइंट है वो इनका कॉमन है। सो को टर्मिनल वेक्टर, देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ये ए वेक्टर है, अब मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको अभी, और ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। तो ये देखिए कैसे वेक्टर हैं, ये को टर्मिनल वेक्टर हैं। जैसे मान लीजिए स्कूल में अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं, है ना, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, ठीक है। अब अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन सबका एंडिंग पॉइंट एक ही है, सब लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक। तो क्या बन जाएगा, उनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, वो क्या है, एक को टर्मिनल वेक्टर्स हैं सबके। अब स्कूल की छुट्टी हुई, गए तो सब एक ही जगह से, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए, तो वो कौन सा वेक्टर हुआ, को इनिशियल वेक्टर्स हो गए। उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कैसे हैं, को इनिशियल वेक्टर्स हैं। याद रखिएगा, बात भूलिएगा नहीं, ठीक है। नंबर 8 पर आते हैं, नंबर 8। नंबर 8 पर अब हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर की। नंबर 8 पर हम किसकी बात करेंगे, यूनिट वेक्टर की, ठीक। यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, तो हम लिखेंगे इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज मैग्नीट्यूड एज यूनिटी, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड हो, 1 मीटर हो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, 1 न्यूटन हो, है ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 हो, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट, कि जो हम लोग सॉरी टिग्नोमेट्री नहीं, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेते हैं, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग क्या लेते हैं, जे कैप, और इसके अलोंग क्या लेते हैं, जेड के अलोंग के कैप। तो ये जो आई जे के हैं, आई जे के, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, इनको ऑर्थोगोनल, क्या कहते हैं, इनको ऑर्थोगोनल ट्राइड्स के नाम से भी जाना जाता है, या ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब ऑर्थोगोनल वर्ड क्यों आया, क्योंकि भाई ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं।
तो ये आई जे के साथ तो बहुत हमें खेल खेलना पड़ेगा, अभी खेलेंगे थोड़ी देर में, रुक जाओ। अगला बताता हूं मैं आपको, नंबर 9। नंबर 9 पर बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। नंबर 9 पर है पोलर वेक्टर। नंबर 9 पर कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर, ठीक है। पोलर वेक्टर को जानिए जरा। पोलर वेक्टर्स कौन होते हैं? पोलर वेक्टर वो होते हैं, ठीक है, दीज आर दोज वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स, these are those vectors which have a point of application, a point of application, point of application, or a well defined, or a well defined initial point, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फोर्स क्या है? फोर्स एक पोलर वेक्टर है। एग्जाम्पल देखिए, फोर्स क्या है? फोर्स एक पोलर वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी पोलर वेक्टर है। लेकिन जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कोई बंदा कहां से चला है, इनिशियल पॉइंट क्या है, तब तक डिस्प्लेसमेंट का सेंस का कोई मतलब नहीं है। और जब तक ये ना बताया जाए कि फोर्स कहां लगाया गया है, तब तक फोर्स के जो है सेंस का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं? पोलर वेक्टर कहते हैं। नंबर 10 पे आएंगे, और नंबर 10 है हमारा एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इनको अक्षीय सदिश, एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर्स कौन होते हैं? ठीक है, दीज आर दोज वेक्टर्स, दीज आर दोज वेक्टर्स whose direction, whose direction is along, whose direction is along the axis of rotation, along the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जिनकी डायरेक्शन होती है, जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि टॉर्क, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ये सब के सब कैसे वेक्टर हैं? ये सब के सब एक्सियल वेक्टर है। ये सब के सब कैसे वेक्टर हैं? एक्सियल वेक्टर हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इन सब को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियल वेक्टर कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब इतने टाइप्स बहुत हो गए, अब बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। कि सर जो आप बार बार बता रहे थे ना कि ट्रायंगल लॉ, उसको जरा एक बार एक्सप्लेन कर दो कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता क्या है। देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ये ए और ये बी, लेकिन डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, डायग्राम हमेशा इसी तरह से बनाना है। कैसे? कि पहले की मूंछ और दूसरे की पूंछ, मतलब पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर, पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट आपस में मिला होना चाहिए। तो मैं बार बार कहता हूं, पहले की मूंछ और दूसरे की पूंछ आपस में मिला होना चाहिए। तो अगर आप एक थर्ड साइड बनाएंगे, ये जो थर्ड साइड कहां से, ये वाली थर्ड साइड, ये देखिए जो मैं बना रहा हूं यहां पर, ये जो थर्ड साइड होगा आर, दैट इज रिजल्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होगी? विच इज द सम ऑफ ए एंड बी, जो कि ए और बी का क्या होगा? सम होगा। ठीक, मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। ठीक, और रिजल्टेंट का ये वाला एंगल कितना है? अल्फा एंगल है। तो याद कीजिएगा, जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, याद करना है फॉर्मूला मेरे साथ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इस फॉर्मूले को याद रखें। ये किसका फॉर्मूला है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला है। ठीक, दूसरी बात याद रखेंगे
कि रिजल्टेंट ने ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। तो देखो यहां पर आप जो है थोड़ा सा टिग्नोमेट्री लगा लीजिए, तो ये बी को अगर आप तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, बी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा आपका, बी साइन थीटा होगा। ठीक है, तो टेन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, टेन अल्फा, याद कीजिएगा फॉर्मूला क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा, और प्लस जाएगा क्या, प्लस जाएगा आपका ए। तो ये अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन कितना, बी बी कॉस थीटा प्लस कितना ए। तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला है कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकाली जाएगी। तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। बात करते हैं अब हम कि सर पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ देखिए, हम अब आपको डायग्राम से बताएंगे। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, इसको थोड़ा रोटेट कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे रोटेट कर देते हैं इस तरह से। चलिए, तो पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है, इफ टू वेक्टर्स आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये वाला व्हाइट वाला वेक्टर देख रहे हो, ये दिस इज वेक्टर ए, और ये वेक्टर बना देते हैं इधर से, एक वेक्टर ये बना देते हैं, ये आपका क्या हुआ, एक ये वेक्टर हुआ आपका बी। दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर। सो वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, फॉर्मूला बेटे वही रहेगा। ठीक है, ए के साथ मान लो इसने कितना एंगल बनाया, अल्फा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और अल्फा का वैल्यू भी वही रहेगा, अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा, बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस कितना ए। तो अगर आपसे रिजल्टेंट पूछ ले कि रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, तो ऑलवेज आपको टेन अल्फा यूज करना है, ऑलवेज आपको क्या यूज करना है, टेन अल्फा ही यूज करना है। आगे बढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ के बाद अब है पॉलीगन लॉ। कौन सा लॉ, पॉलीगन लॉ। तो पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, पॉलीगन लॉ कहता है कि अगर हमारे पास बहुत दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, और दो से ज्यादा वेक्टर कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये वेक्टर ए, देन उसके बाद ये आपका वेक्टर बी, ये वेक्टर बी हो गया, देन उसके बाद ये वेक्टर सी हो गया। ठीक है, लेकिन ऑर्डर याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ऑर्डर देखिए, यानी कि पहले की पूंछ और दूसरे का मूंछ ये होना जरूरी है। तो आप देखिए, ये हम लोगों ने इस तरीके से वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, तो जो पहले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है और लास्ट वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है, अगर आप उसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। इस लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीगन लॉ कहते हैं। और पॉलीगन लॉ बना है किससे, पॉलीगन लॉ ट्राइंगल लॉ से ही बना है। देखो कैसे, ये ए था, ये बी था, तो ए और बी का सम क्या होगा, ये ए और बी का सम हो गया। देखो ये हो गया आपका ए प्लस बी, फिर आपने ए प्लस बी को किसके साथ ऐड कर दिया, सी के साथ, तो ये देखो ये हो गया आपका, ये हुआ आपका ए प्लस बी प्लस सी, फिर फाइनली किसके साथ ऐड कर दो, डी के साथ, तो क्या मिल गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो पॉलीगन लॉ के लिए स्टार पॉइंट क्या है, पॉलीगन लॉ के लिए स्टार पॉइंट ये है कि कभी अगर इस तरह की कंडीशन आ जाए कि आपके पास तीन वेक्टर्स हो, और तीन वेक्टर इस तरह से हो, देखिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ये वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, ये एक साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, वेक्टर बी, ये आपका वेक्टर ए, और नीचे की तरफ वेक्टर डी, ये बच्चा वेक्टर डी बन रहा है ऐसे। देखिए सब लोग
एक का पूंछ दूसरे का मूंछ सब मिले हुए हैं बेटा आपस में। तो इस कंडीशन में याद रखिए प्यारे बच्चों, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखिए, प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, याद रखना सबने, भूलना नहीं है इस बात को। ये बात जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जरूरी नहीं 3 के लिए ऐसा हो, 4 के लिए भी हो सकता है भाई, 4 के लिए भी हो सकता है। देखो कैसे, सपोज ये वेक्टर ए है, सपोज ये वेक्टर बी है, सपोज ये वेक्टर सी है और ये लास्ट वाला वेक्टर डी है। तो अगर ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है, एक बार ध्यान से देख लो डायग्राम को, अगर ऐसा डायग्राम बन रहा है तो इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू 0। ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये बात आप भूल गए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में। तो इसीलिए मैं पहले सारे कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, देन मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। आज का जहरीला नोट बता दो सर क्या है? चलो बता देते हैं, ठीक है। आज का सुपर नोट क्या है? वैसे तो 2000 का नोट बंद हो गया, लेकिन हमारे पास सुपर नोट है। सुपर नोट क्या है? दो वेक्टर का रिजल्टेंट कब मैक्सिमम होता है, आर मैक्सिमम कब होगा, या आर मैक्सिमम कितना होता है? सर रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी कब आंसर आएगा? जब थीटा कितना होगा सर? 0 डिग्री होगा। यानी कि सर जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब सर जब ऐसे होगा वेक्टर ए और ये होगा सर वेक्टर बी, तो इस डायरेक्शन में या इस कंडीशन में आपको जो रिजल्टेंट मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको? मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा। सर मिनिमम कितना होगा? सर मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा? सर मिनिमम रिजल्टेंट होगा a माइनस बी। सर a माइनस बी कब होगा? सर a माइनस बी होगा जब थीटा 180 डिग्री हो जाए। मतलब सर अगर a इस तरफ है और b इस तरफ है, तो सर इस कंडीशन में जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट क्या होगा? सर मिनिमम होगा। ये एंगल कितना है सर? 180 डिग्री है सर। याद रखिएगा सर, मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलता है? 0 डिग्री पर। और मैक्सिमम रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? a प्लस बी। मिनिमम रिजल्टेंट कब मिलता है? मिनिमम रिजल्टेंट मिलता है जब वैल्यू कितनी होती है? जब वैल्यू होती है आपकी 180 डिग्री। चलिए सर ये तो सुपर नोट हो गया सर आज का, ये पहला सुपर नोट और ये दूसरा सुपर नोट। सर एक बात और बताओ प्लीज सर, बताओ क्या बताऊं भाई? सर अगर ए और बी दोनों इक्वल है सर, सर एक बात बताओ, ठीक है, इफ ए एंड बी आर इक्वल, मतलब जितना मैग्नीट्यूड ए का है उतना ही मैग्नीट्यूड बी का है, तो सर रिजल्टेंट कितना होगा? तो सर उस कंडीशन में रिजल्टेंट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन सर बी की जगह पर ए रख दें तो चलो रख देते हैं, तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सर यहां से हम 2a स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, 2a स्क्वायर आपने कॉमन लिया। अच्छा इसका स्क्वायर चल रहा है भाई, सॉरी शक्तिमान, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो गया? मैंने पीछे गलत तो नहीं लिखा? चेक कर लेता हूँ, नहीं सही लिखा है। चलो, तो सर ये 2a स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है सर। तो आप इसका रूट लेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2a, और सर ये इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की पावर 1/2, क्योंकि आपने रूट ले लिया सर, सबका स्क्वायर रूट ले लिया। यहां पर सर हमने ट्रिग्नोमेट्री लगा दी, तो सर कितना हो जाएगा? सर r इज इक्वल टू होगा रूट 2a, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा सर 2, ये हो जाएगा रूट 2, और ये कितना होगा कॉस थीटा बाई 2। यानी कि r की वैल्यू कितनी आएगी सर? सर बताइए r की वैल्यू कितनी आएगी? रूट 2 इंटू रूट 2, 2a कॉस थीटा बाई 2। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसका इलस्ट्रेटिव एग्जांपल बताता हूं कब कब यूज होगा। एग्जांपल देखिए, अगर दो फोर्सेस हैं, ये दो फोर्सेस यहां पर काम कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए,
ये दो फोर्सेस हैं, ये एफ है और ये एफ है, ठीक है, और दोनों के बीच में कितना एंगल है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो रिजल्टेंट आसानी से निकाल लीजिएगा, एफ नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ और यहां होगा कॉस थीटा बाय 2, यानी कि 60 का हाफ कितना हो गया 30, ठीक है, 60 का हाफ कितना हुआ 30, सो रूट 2 एफ और कॉस 30 कितना होगा रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। कॉस 30 कितना होगा, साइन 30 हाफ होता है, कॉस 30 कितना होगा रूट 3 बाई 2। तो आंसर आपको इजीली मिल गया, कितना मिला रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ, आपको आंसर मिल गया, कितना मिल गया रूट 3 टाइम्स ऑफ एफ। तो ऐसे ऐसे कुछ टाइम सेविंग रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि जब आप इनको याद करोगे तो न्यूमेरिकल में बहुत जल्दी 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 दिमाग चलेगा आपका। चलो एक और बात बताता हूं सर, सर एक और नोट बताओ सर, कुछ और बताओ, चलो एक और नोट दे देते हैं भाई, ठीक है, एक और नोट दे देते हैं, 2000 का तो वैसे बंद हो गया है, लेकिन ये वाले नोट कभी बंद नहीं होंगे जो हम दे रहे हैं, हाँ ये नोट हमेशा चलेंगे, ठीक है, चाहे पेपर चाहे किसी भी साल में दो, इस साल दो चाहे अगले साल, ये वाले नोट हमेशा चलते रहेंगे। क्या है सर अगला नोट, सर अगला नोट ये है सर कि अगर हम ये कहें कि कंडीशन ये है सर कि ए और बी दोनों इक्वल है सर, और एंगल जो है उनके बीच में एंड और इनके बीच में सर 120 डिग्री का एंगल है सर, 120 डिग्री का, तो सर आंसर क्या आएगा, अच्छा सर आर इज इक्वल टू कितना आएगा सर, आर इज इक्वल टू आएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab कॉस 120 डिग्री। तो सर एक बात बताओ, ठीक है, ए तो बी के इक्वल था, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो अभी रख के दिखाते हैं, कॉस 120 का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, कॉस 120 होता है आपका माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, सो आर इज इक्वल टू कितना होगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब कंडीशन अप्लाई कर दीजिए सर, जो सर बी था वो ए के इक्वल था, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आंसर क्या मिलेगा, ये आर का स्क्वायर चल रहा है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ, ठीक है, सो आर स्क्वायर आएगा आपका ए स्क्वायर, यानी इट मींस आर इज इक्वल टू कितना आएगा ए आएगा। मतलब सर अगर दो इक्वल फोर्सेस हों, मतलब सर अगर ये आपका दो इक्वल फोर्सेस हैं सर, ये आपका सर 5 न्यूटन का फोर्स है और ये भी 5 न्यूटन का फोर्स है, और दोनों के बीच में सर कितना एंगल है 120 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा सर, रिजल्टेंट 5 न्यूटन के ही इक्वल आएगा। रिजल्टेंट किसके इक्वल आएगा सर, रिजल्टेंट आपका 5 न्यूटन के ही इक्वल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक सर। कभी कभी ना एग्जाम में बहुत छोटी सी बात पूछ लेता है, बहुत छोटी सी बात, देखिए क्या है, नोट देखिए, ठीक है सर, नोट देखिए सर, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो जाए, ठीक है, प्लस 2ab हो जाए, 2ab, ये है सर, और आपसे पूछे कि बताओ, ठीक है, थीटा कितना होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, देन तो सर एक बात बताओ, यहाँ पर कॉस थीटा होना चाहिए था, अब यहाँ कॉस थीटा नहीं है, उसकी जगह पर 1 है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना सर 0 डिग्री, आंसर याद कर लीजिए सर। अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो क्या होगा, सर एक बात बताओ, यहाँ पर cos थीटा की जगह पर क्या आ गया -1 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा कितना है सर, यहाँ पर थीटा आपका 180 डिग्री होगा। याद कर रहे हैं प्यारे बच्चों, मजेदार रिजल्ट बता रहा हूं सारे, ठीक है, काम आएंगे। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, सर इस बार 2ab वाली टर्म ही गायब हो गई सर, इसका मतलब 2ab वाली टर्म 0 हो गई, यानी कि cos थीटा 0 हो गया, यानी कि थीटा कितना होगा, थीटा 90 डिग्री होगा सर। सर एक बात बताओ, सर अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा तो क्या होगा, माइनस ए बी, माइनस ए बी होगा तो इसका मतलब क्या होगा सर, थीटा आपका 120 डिग्री होगा। सर एक बात और बताओ, सर अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा तो कितना एंगल उनके बीच में होगा सर, तब एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इनको सब बच्चे याद रखेंगे।
सब बच्चे याद रखेंगे। इतना जरूरी नोट कि वेक्टर का रिजल्टेंट आप देख के बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा उनके बीच में। और यहां कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगी है। हाँ, जो हमने पढ़ा उसी को अप्लाई कर दिया। यही इस क्लास का मजा है। मैं बता रहा हूं बार बार आपसे कि मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं वो सब लिखते हुए चले जाएंगे मेरे साथ। और डेली इसी तरह से शाम को 8 बजे मंडे टू फ्राइडे ये क्लास चलेगी। आप डेली इस क्लास को देखिए और एक हफ्ते के बाद आप देखिए कि इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएगा, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब मैं एग्जाम निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो अपने 5-6 महीने आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, सिर्फ रोजाना 1 घंटा मांग रहा हूं आपसे। 1 घंटा इन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लीजिए और तब देखिए विद इन अ वीक आपको आपके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग न्यूमेरिकल्स में काम करना शुरू कर देगा और आप बहुत जल्दी से आंसर भी निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये तो बात थी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स की, ये हमने आपसे बात की। चलिए आगे बात करते हैं कि सर वेक्टर को 2D और 3D में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो भी अभी मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अब तक आपको सारी बातें समझ में आई। ठीक है, ये बातें जो है बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए, अगर हम 2D और 3D की बात करें तो किसी भी वेक्टर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप। ये किसी भी वेक्टर का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये किसी वेक्टर का 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है सर, इसको क्या बोलते हैं सर? सर इसको कहते हैं एक्स कंपोनेंट। क्या कहते हैं सर इसको हम लोग? एक्स कंपोनेंट। कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अगर देख रहा है तो इसको कहते हैं एक्स घटक। ठीक है, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं सर वाई कंपोनेंट। इसको हम वाई कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं सर जेड कंपोनेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? जेड कंपोनेंट कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। सर आई जे के क्या है? सर आई जे के बता दीजिए सर क्या है? सर आई क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ये एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सर जे क्या है? सर जे है आपका यूनिट वेक्टर। सर जे है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस है सर। सर ये जे के कैप क्या है सर? ये के कैप है आपका यूनिट वेक्टर। ये है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। अलोंग जेड एक्सिस हो गया ये। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब सर हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन तो कर लिया, लेकिन सर आप बताइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? सर मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? सुना है ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर के बारे में कुछ? ठीक है, तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोकस आई थिंक गड़बड़ हो रहा है, मैं फोकस को ठीक कर देता हूं। ठीक है, अब बहुत बढ़िया है। चलिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो सर कोई भी वेक्टर हमने बताया कि किसी भी वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सर। तो सर अगर आपसे इसका मैग्नीट्यूड मांग लिया जाए तो मैग्नीट्यूड होता है सर ए मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, याद रखिएगा, स्क्वायर रूट और अंदर क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बात याद रखिए सर। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है सर? ये है सर मॉडुलस का फॉर्मूला। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है। इसको याद रखना सर, इसको भूलना नहीं है। बहुत जरूरी बात मैंने बताई आपको। चलिए सर, और बताइए सर, कुछ खास बात बताइए। ठीक है सर, अच्छा सर इसको एग्जाम्पल बता देते थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। चलो भाई, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वेक्टर ए है और ये है आपका 2i माइनस 3j प्लस 2k, आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया जाए तो आपने करना कुछ नहीं है। जो i के साथ है उसका स्क्वायर कर दो 4, j के साथ क्या है -3, उसका स्क्वायर कर दो 9,
के साथ जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 और 4 13 और 4 कितना हो गया 17। सो रूट 17 यूनिट आ गया आंसर। ठीक है, कितना आ गया आंसर? रूट 17 यूनिट आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सर, यूनिट वेक्टर अलोंग गिवन वेक्टर क्या होता है? तो याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हम ये कहेंगे लेट कैपिटल ए is a vector, let capital A is a vector, then unit vector along vector A is, तो वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ये याद रखिए, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। एग्जांपल से बताऊं? चलो भाई एग्जांपल से बता देता हूं। एग्जांपल देखिए, सपोज कोई वेक्टर ए है आई प्लस जे प्लस के, और आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ए कैप होगा वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। सर एक बात बताओ, ये होगा सर आई प्लस जे प्लस के, और मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? रूट 1 + 1 + 1। तो ये कितना हो गया? आई, ये हो गया सर 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो गया सर, ये बहुत सिंपल हो गया। ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा सर, अब है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं? चलो भाई बताते हैं इसके बारे में भी आपको। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, तो हम कहेंगे लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स such that angle between them is theta। ठीक, मान लेते हैं कि ए और बी दो वेक्टर्स हैं और इस तरीके से हैं कि उन दोनों के बीच में कितना एंगल है? थीटा एंगल है। देन स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, अगर वेक्टर इस तरीके से हो, और अगर वेक्टर ऐसे हो, ए वेक्टर दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है कैसे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, और आपसे पूछ ले कि डॉट करो दोनों का, तो डॉट कैसे करेंगे? डॉटवा। ठीक है, आई का आई से तो ये हो जाएगा ए एक्स बी एक्स, जे का जे से तो ये हो जाएगा ए वाई बी वाई, के का के से यानी कि ए जेड बी जेड। तो इस तरीके से आप डॉट कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और जर्नल लैंग्वेज में इसको जानते हैं हम लोग किस नाम से? किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बोलिए। इसको हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट के नाम से। सर इंपॉर्टेंट नोट दे दीजिए जल्दी से, अब रहा नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट नोट दे दीजिए। आई का आई से डॉट करेंगे तो 1 आएगा, जे का जे से डॉट करेंगे तो 1 आएगा, और के का के से डॉट करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन सर आई का जे से डॉट करेंगे तो 0 आएगा, सर जे का हम लोग के से डॉट करेंगे तो 0 आएगा, और के का आई के साथ डॉट करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट हो गए आपके। सर एक और बात बताओ, कुछ मजेदार बात बताओ सर, मजा नहीं आया इस बात में। चलो भाई मजेदार बात देखो, नोट देखो। अगला नोट क्या है? अगला नोट ये होता है कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी जो है
बी डॉट ए के इक्वल होता है। ये कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, ठीक है, ये दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, बराबर रहेगी, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। दूसरी बात क्या है सर, नंबर 2 बात, सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सर, मतलब सर ए डॉट कर रहे हैं आप सर किसके साथ, बी प्लस सी के साथ, तो आप इसको आराम से ऐसे खोल सकते हैं। कैसे खोल सकते हैं सर, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी, आप इसको इस तरह से खोल सकते हैं सर, ठीक है, मतलब सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। दूसरी बात करते हैं सर, नंबर 3, अगर सर दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट 0 आया, सर अगर ए डॉट बी 0 आया तो इसका मतलब क्या होगा, सर इसका मतलब होगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्या मतलब होगा सर इसका, इसका मतलब होगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि ए क्या है, बी के परपेंडिकुलर है। इस बात को याद रखेंगे, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट अगर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब साफ ये है कि भाई ए डॉट बी अगर 0 है तो यानी कि ए और बी दोनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और कोई नई बात आपको बताएं तो वो नई बात क्या हो सकती है, चलो भाई, नई बात क्या हो सकती है, एंगल अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आपसे पूछ ले एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल आपसे पूछ ले, तो फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा किसके लिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के लिए। सर कुछ और बात बताओ, ठीक है, ये बात तो हमें पता है सर, सर कुछ और बात बताओ। सर बात ऐसी है कि अगर आप किसी भी वेक्टर का उसी से डॉट कर देंगे तो वो सर उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा। जी हाँ, ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है सर, ये तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। और सर अगर कभी मॉड ए प्लस बी लिखना पड़े ना, तो मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर, तो सर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है सर। सर अगर आपको कभी भी a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर लिखना पड़े तो सर ये कितना होता है, सर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सर गलती मत कीजिएगा, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके बिना आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसीलिए तो मैं बता रहा हूं, ये सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे करते चलो, सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे होंगे तो तभी क्वेश्चन में मजा भी आएगा। चलो ये बात तो हो गई। सर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है सर, है ना, वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है सर, तो चलिए इसको भी समझाते हैं थोड़ा सा, तो समझ लो जल्दी से। कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स, अगर ए और बी क्या है, दो वेक्टर्स हैं, सच दैट theta is the angle such that theta is the angle between them, उनके बीच में कितना एंगल है, उनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। तो भाई उनका स्केलर प्रोडक्ट तो समझ लिया, उनका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, और यहां लगाएंगे एन कैप। अब ये एन कैप क्या होता है सर, है ना, ये एन कैप क्या होता है सर, ये एन कैप ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है सर, क्योंकि सर ए क्रॉस बी एक वेक्टर है सर, और उस वेक्टर की डायरेक्शन होगी, मान लो ए इस डायरेक्शन में है और बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो क्या करना है, ए के डायरेक्शन में हाथ ले जाइए, ठीक है, अपना जो है, और फिर हम, अभी मैं चलो दूसरा एग्जांपल से बताऊंगा आपको, ये जब अप्लाई करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा, मतलब बस आप ये याद रखो,
कि अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आपका ए है, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन किसकी होगी सर? ये एन कैप की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये जब अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में, तो मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताऊंगा कैसे निकालते हैं। लेकिन सर अगर आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब एक स्केलर नंबर, मैग्नीट्यूड का मतलब एक स्केलर नंबर, तो आप इसको सिंपल लिखेंगे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। अब एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन सर एक बात बताओ, अगर हम ये कहें कि हमें वेक्टर ए दिया हुआ है, इस तरह से वेक्टर ए दिया हुआ है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के दिया है सर, और वेक्टर बी क्या दिया है? वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, और हमें क्रॉस करना पड़े, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे सर? तो चलो सर जल्दी से बताते हैं। आपको यहाँ एक डिटर्मिनेंट बना लेनी है, आई जे के, आई जे के, ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, ये हो जाएगा नीचे बी एक्स बी वाई बी जेड। अब खोलना कैसे है इसको? इसको ओपन कैसे करना है? पहले वाले कॉलम को पहली रो को छुपा लेंगे, पहले कॉलम पहली रो को छुपा लिया, ऐसे छुपा लिया, ए एक्स बी एक्स इंटू ए जेड बी वाई, ऐसे करना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका, यह आएगा आपका ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी जेड, सॉरी ए जेड बी वाई आई कैप, बीच वाले के लिए हमेशा माइनस लगाएंगे। अब बीच वाले को छुपा लो और इसको छुपा लो, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ये हो जाएगा आपका जे, प्लस लास्ट वाला छुपाओ, फर्स्ट रो छुपेगी, लास्ट कॉलम छुप जाएगा, ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, माइनस ए वाई बी एक्स, और ये हो जाएगा आपका के कैप। तो इस तरीके से आप जो है ए क्रॉस बी को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? ए क्रॉस बी को ओपन कर सकते हैं। ये ए क्रॉस बी को ओपन करने का तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है, फिर समय भी होता जा रहा है क्लास का। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए होता है, ठीक है। लेकिन डॉट में ऐसा नहीं हुआ था, डॉट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। अच्छा सर दूसरी बात बताओ, सर इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर कैसे हैं? दो वेक्टर पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इसका मतलब होगा सर उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ये बात याद रखिए। सर एक और बात बताओ ना प्लीज, ठीक है, आई जे के, ये इस तरह से होते हैं, आई जे के और के आई। अब बोलोगे ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि आई का जे से क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा, और जे का के से क्रॉस करेंगे तो आई मिलेगा, ठीक है, और के का आई से क्रॉस करेंगे, के का आई से क्रॉस करेंगे तो जे मिलेगा। लेकिन सर आई का आई से क्रॉस करेंगे तो जीरो मिलेगा, जे का जे से क्रॉस करेंगे तो जीरो मिलेगा, के से के का क्रॉस करेंगे तो जीरो मिलेगा। ये बात याद रखनी है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत जरूरी बात बताई मैंने आपको, ठीक है। तो ये बात जरूरी थी तो इसलिए मैंने बताया। अगर आपको दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम ये कहेंगे लेट ए एंड बी are two vectors, let A and B are two vectors, then unit vector
देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला याद कीजिएगा सर मेरे साथ, एन कैप इज इक्वल टू, ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद कीजिए मेरे साथ सर, एन कैप इज इक्वल टू कितना होगा सर, ये होगा ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है सर। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आप इजीली क्या कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये बात जो है बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है सर, सर डायरेक्शन कोसाइन याद रखिए सर, डायरेक्शन कोसाइन देखिए सर, लेट ए इज इक्वल टू, मान लिया कि कोई वेक्टर ए है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो आप करेंगे क्या सर, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए ना पहले, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा सर, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डिवाइड कर दीजिए इसके मैग्नीट्यूड से, सो स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इसको सर इस तरह लिखो, इसको इस तरह लिखो, ए एक्स अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आई कैप प्लस ए वाई अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर जे कैप प्लस ए जेड अपॉन अंडर द रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर के कैप। ये जो सर पहला वाला आया ना, ये पहला वाला, ये जो पहला डब्बा है इसको बोलते हैं सर हम लोग एल, और एल होता है कॉस अल्फा, इसको बोलते हैं सर हम एम, और एम होता है कॉस बीटा, और इसको बोलते हैं सर एन, और ये होता है कॉस गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है लिख देते हैं यहां पे सर, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा, where alpha beta and gamma are the angles made by a vector made with, लिख सकते हैं made with x axis comma y axis and z axis respectively, ठीक है, तो x के साथ कितना एंगल बनाया वेक्टर ने, अल्फा, y के साथ कितना बनाया बीटा, और z के साथ कितना बनाया गामा, तो ये एल एम एन, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, क्या बोलते हैं इनको, डायरेक्शन कोसाइन। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, नोट यहां लिख देते हैं स्टार लगा के, इनकी प्रॉपर्टी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ये डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना, इसको भूलना नहीं है, बहुत जरूरी बात बताई मैंने आपको।